हेलो ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं एंड इट्स यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ द लेक्चर नंबर 1। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन का नाम लिया जाता है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक का नाम लेते हैं। देखिए, जब भी कोई मॉडल आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां अगर रहती हैं तो एक अगला मॉडल आता है जो उन कमियों को दूर करने का काम करता है। तो ऐसा ही सब कुछ चलता रहा और उसके चलते चलते हम एटम के रहस्य को रिवील कर पाए कि उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, उनका स्पिन कैसे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद है, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ हम धीरे धीरे रिवील कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शुरू किया है बोहर्स थ्योरी से। बोहर से पहले इनके जो टीचर थे रदरफोर्ड, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल दिया था जिसमें कुछ कमी रह गई थी। देखिए, उन्होंने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन वो एक सवाल खड़ा कर गए कि जब वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रहे हैं, तो वो वहाँ पर घूमते घूमते हो सकता है न्यूक्लियस में फॉल कर जाएं। इस बात का आंसर उनके पास नहीं था, तो ये एक लिमिटेशन बन गया था बहुत बड़ी रदरफोर्ड मॉडल की, जो उसकी वीकनेस बन गया था। और उनके स्टूडेंट बोहर ने इसको काटने का काम किया, उन्होंने इस लिमिटेशन को दूर करने का काम किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो बोहर्स थ्योरी जो है वो बेस्ड थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है लगभग वो बात करती है एटम्स मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या एमिशन ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो इस तरह की बातें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में होती हैं। ये आगे जाकर हम कुछ आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि बोहर्स थ्योरी ने काफ़ी सारी लिमिटेशंस को दूर किया रदरफोर्ड मॉडल की। इस मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया। स्पेक्ट्रम यानी कि एक तरह से फिंगरप्रिंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी और रेडियस को निकालने का फॉर्मूला इजाद किया। तो ये सब कुछ बोहर मॉडल ने किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ लिमिटेशंस रह गई। जैसे इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जिस किसी एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, एक से ज़्यादा, वहाँ पर भी ये स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जी मैन इफेक्ट जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसी तरह से एक इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होना। और यहाँ पे क्या है, जी मैन में मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होना। तो लाइन्स का स्प्लिट कर जाना, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों हो रहा था ये? मैंने कहा ना कि लिमिटेशंस आती हैं तो आगे आने वाले मॉडल्स धीरे धीरे उनको दूर करते हैं। तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं केवल एक टाइप का इंट्रोडक्शन है, प्रीवियस नॉलेज की रिवीजन है। और आगे जब भी जैसे भी शुरू होगा, हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा सिलेबस होगा। एक लास्ट और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ सिंगल प्लेन, बट ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन था। अब हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि हमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से हमें हमारा सिलेबस मिलता है, जहाँ से हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन सबसे पहले दिया गया वेव नेचर ऑफ लाइट, इसकी बात हुई। जो पहला पॉइंट है वो बताता है वेव नेचर ऑफ लाइट को। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, जो मैक्सवेल थे, उन्होंने कहा कि
लाइट या रेडिएशंस जो होती हैं वो वेव नेचर रखती हैं, और इस बेसिस पर उन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई बीम पड़ी और यहाँ से क्या हुआ, इधर उधर स्कैटरिंग हो गई। ठीक है, इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। एक ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस टकराई, इधर उधर चली गई, तो हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन हो गया। या इलेक्ट्रॉन बीम टकराई, वो इधर उधर चले गए, स्कैटर हो गए, हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन हो गया। और डिफ्रैक्शन के अलावा इंटरफेरेंस की बात करें तो एक वेव है, एक और वेव है। देखिए इसका क्रेस्ट ऊपर है, इसका भी, इसका ट्रफ नीचे है, इसका भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, बड़ी वेव हो जाएगी। और देखिए अगर एक वेव ऐसे है और साइड में एक और वेव चल रही है जो कि इस तरह से चल रही है, यानी कि इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ सामने है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा भाई, कोई वेव ही नहीं बचेगी। क्या कर गया ये, आपस में इंटरफेयर। यहाँ नेगेटिव इंटरफेरेंस है ना, यहाँ पर पॉजिटिव इंटरफेरेंस थी, तो यह है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ये चीज़ें कब एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जब हम वेव नेचर मान ले लाइट का या रेडिएशंस का। बट इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन 5th सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे भी इसके वीडियोस 5th सेम के रखे हैं, मैंने डाल रखे हैं, आप जब 5th सेम में हो जाएंगे तब आप देखिएगा। तो अगला पॉइंट था टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। कौन आए सामने, मैक्स प्लैंक। ठीक है, जिन्होंने H दिया था, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको याद होगा। तो इन्होंने कहा कि आप रेडिएंट एनर्जी को स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मानिए, जो रेडिएशन आ रही है, या ये कह लीजिए सनलाइट जो हमारे तक पहुंच रही है, वो भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, जिसे इन्होंने नाम दिया क्वांटम का, और लाइट के केस में इसको नाम दिया फोटोन का। क्वांटम का प्लूरल क्या होता है, क्वांटा, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वांटम एक के लिए है, क्वांटा प्लूरल है इसका, और लाइट के केस में हम इसको फोटोन कहते हैं, और प्लूरल तो फोटोन्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। पार्टिकल क्या है, जो चीज़ टकराए और वो फैले ना। ठीक है, वो चीज़ उसकी फैले ना। पार्टिकल यानी कि टच होना चाहिए। वेव्स तो क्या है, अभी हम कमरे में बैठे हैं तो वेव्स हैं, यहाँ पर मोबाइल रेडिएशंस आ रही हैं, टीवी रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, जो टीवी पकड़ रहा है रेडिएशंस, वो सारी रेडिएशंस हैं, वेव लाइक नेचर है। बट जो पार्टिकल है वो वेव की तरह हो भी सकता है और नहीं भी, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, हमारी भी वेव है, हमारा भी वेव नेचर है, बट लगभग ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। ठीक है, वो हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। देखिए इसके बाद आइंस्टीन ने 1905 में क्या कहा, उन्होंने कहा लाइट का डुअल नेचर है। ठीक है, वेव नेचर बताया मैक्सवेल ने, प्लैंक ने कहा पार्टिकल नेचर, और आइंस्टीन ने कहा डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी कि दोनों नेचर हैं भाई, पार्टिकल भी है और वेव लाइक नेचर भी है। तो ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे थे इस समय 1905 में, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का काम कर रहे थे। और वैसे आपको बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा कि 1905 में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे भाई, कुछ ब्रिटिशर्स जैसे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन, है ना, थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखें तो बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बनाया गया था 1905 में। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो देख लिया, अब डी ब्रोगली वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैटर का भी डुअल नेचर है, जैसे कि लाइट का था जो आइंस्टीन ने कहा था। तो इन्होंने कहा मैटर का भी डुअल नेचर है, दो तरह का नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इन्होंने एक इक्वेशन दी, तो इक्वेशन आपके सामने है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एम जो है मास है, वी इज़ द वेलोसिटी, और एम वी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम होता है। तो एच बाय
mv या h बाय मोमेंटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद होनी चाहिए। इसकी डेरिवेशन देखिए, प्लैंक्स इक्वेशन सभी को याद होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, c बाय लैम्डा। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बनी। आइंस्टीन इक्वेशन भी सभी को याद होनी चाहिए, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन बनती है, दोनों को सामने रख सकते हैं तो E और E कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वायर या HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे C से C कट करेंगे तो H बाय लैम्डा इज इक्वल टू MC एंड देन लैम्डा इज इक्वल टू H बाय MC। और C क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट की बात चल रही है यहाँ पर। लेकिन अगर हम किसी दूसरे पार्टिकल के लिए इसको निकालना चाहें तो क्या होगा, आप C की जगह क्या रख देंगे, आप सब्सटीट्यूट कर देंगे V। तो V इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एनी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बनती है लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P, वेयर P इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा mv। तो अगर मास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी थोड़ी भी है जैसे ट्रक, तो उसका मोमेंटम काफ़ी बढ़िया वाला होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कर लें, बहुत ज़्यादा कर ली, जैसे कि एक हनी बी है, बहुत वेलोसिटी से आ रही है, लेकिन मास तो उसका बहुत कम है, तो उसका मोमेंटम हम बोलेंगे कम है। तो इस तरह से मोमेंटम को आप समझ सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, तो देखिए हमारे केस में, यानी कि ह्यूमन है या कोई और ऑब्जेक्ट लगा लीजिए आप, कार, ट्रक, बस, स्कूटर, वेवलेंथ बहुत ही कम रहती है हमारे केस में, ठीक है। मास हमारा अच्छा खासा है और वेलोसिटी भी हम अच्छी खासी रख सकते हैं, ठीक ठाक। तो हमारे केस में वेवलेंथ जो है बहुत कम रहती है हमारी, नेग्लिजिबल ही है लगभग। तो वेव लाइक करैक्टर हमारा ना के बराबर ही है। हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें तो मास बहुत कम, m बहुत कम, वेलोसिटी हालांकि ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मास बहुत कम होने की वजह से ओवरऑल ये कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगी, ठीक है। वेवलेंथ उनका वेव करैक्टर होता है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल है, जो उसका क्या है, दोनों तरह का नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो यहाँ से हमें कुछ और बातें पता चलती हैं। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। द इक्वेशन होल्ड्स गुड इन केस ऑफ ओनली स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और लार्ज साइज्ड बॉडीज़ में ऐसा नहीं होगा, ये ज़्यादा कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। हमारे केस में बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े जो मैटर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके केस में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। जस्टिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पार्टिकल नेचर, जब एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है एक स्क्रीन पर, एक स्क्रीन है आपके पास जिंक सल्फाइड की बनी हुई, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रखी है, तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराओगे तो यहाँ क्या होगा, इस स्क्रीन पर क्या होगा, जहाँ भी ये लगेगा एक पॉइंट क्रिएट कर देगा, एक स्पॉट क्रिएट कर देगा, जिसे बोलेंगे सिंटिलेशन। हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट क्रिएट करेगा तो उसे बोलेंगे सिंटिलेशन पॉइंट। ये देखिए, जैसे मैं फिंगर से इसको स्पर्श कर रहा हूँ, स्पर्श, ठीक है, टच कर रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट क्रिएट होता जा रहा है मेरे स्पर्श कर देने से। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जब इसको टच करेगा, स्क्रीन पे पड़ेगा जा करके, तो वहाँ एक स्पॉट क्रिएट होगा और उसको बोलेंगे सिंटिलेशन। अब जो ये पॉइंट है जो मैंने बनाया है, स्प्रेड तो नहीं कर रहा ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन टकराया, जहाँ मेरी फिंगर टकराई फिलहाल, अब वहाँ पे ये स्पॉट क्रिएट हो गया एंड इट इज़ नॉट स्प्रेडिंग, फैल नहीं रहा ये, क्योंकि देखिए फैलेगा किस केस में, अगर वो वेव होगा। तो यहाँ से तो क्या पता चलता है हमें, पार्टिकल नेचर पता चलता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये बताता है हमें वेव लाइक करैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या किया, देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ से इन्होंने भेजा, निकल क्रिस्टल से टकराई और यहाँ से ये डिफ्रैक्ट हो गई। डिफ्रैक्शन आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पे इसने कुछ रिंग्स बना दिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न एक हमें दे दिया इसने इस फोटोग्राफिक प्लेट पर।
और जो एक्सरेज होती हैं बच्चों, जैसे आपने एक्सरे कभी कराया होगा, ठीक है, तो वो रेडिएशन ही होती है, ठीक है। आपके बॉडी से गुजरने के बावजूद आपको एक्सरे मिल जाता है, आपके हाथ में डॉक्टर थमा देता है और उसमें आपके लंग्स के बारे में नॉलेज मिलती है कि अंदर चल क्या रहा है, गड़बड़ क्या है। जैसे कोविड के दौरान भी एक्सरे वगैरह हुए या सीटी स्कैन हुआ, तो वहाँ वो क्या चीज़ है, वो है रेडिएशंस की वजह से हमें वो चीज़ें मिल पा रही हैं। तो एक्सरेज तो रेडिएशन है, वेव लाइक करैक्टर इनका है, हमें पता है, लेकिन इनका जो पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है, रिंग्स की फॉर्म में। और जो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए मैंने एरो डाली ना, जो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल रहा है वो भी तो रिंग्स बना रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का भी पैटर्न लगभग सेम था और एक्सरेज का भी सेम था, तो यहाँ से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव लाइक करैक्टर भी है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को बताता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे है एस्टिमेटिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालने का एक और फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। सपोज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना भी है आपको पता होगा, ठीक है, हमने उसको क्या मान लिया, ई मान लिया। उसको हमने एक्सेलरेट किया, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये रहा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसमें पहुँचना है, और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। तो जब यहाँ इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये खींचा चला जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने रेस्ट से चलना शुरू करेगा थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, और इस पॉइंट तक, पॉजिटिव चार्ज वाले पॉइंट तक पहुँचेगा। तो इस दौरान इसकी कुछ एनर्जी क्रिएट होएगी, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, जो कि v इंटू ई के बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इट्स चार्ज, इनका मल्टीपल। और दूसरी तरफ हमें पता है कि 1/2 mv² भी काइनेटिक एनर्जी होता है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे हम, 1/2 mv² को ve के इक्वल रख देंगे। यहाँ से आप जो वेलोसिटी है वो निकाल लीजिए, 2ve डिवाइड बाई m एंड इट्स अंडर रूट। आल्सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो v की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये v की वैल्यू रख दी h/mv में, और इसको अरेंज कर लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बना h/2 VEM अंडर रूट, या 1/2 इसकी पावर कर दीजिए, h की वैल्यू डालिए 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, e की वैल्यू डालिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इन सब को डालने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो आपको याद रखना चाहिए, वो है ये 1.226 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई रूट v। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1.226 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई रूट v m मीटर। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।